सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामलापुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं द्वादशपाठः हेमन्तवर्णनम् इत्यस्य व्याख्यानं पाठितवती। अद्य अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं करिष्यामि। त्रयः प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकप्रश्ने अपि प्रश्नाः सन्ति। पश्यामः किं किं लिखितमस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है उसका आंसर। तो अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। को अस्ति हेमंत काले किम सुखावहम भवति। हेमंत काल में क्या सुखदायक होता है। तो किम की जगह पे आंसर हुआ किम प्रश्नवाचक पदम अस्ति। किम का अर्थ होता है क्या, तो क्या की जगह पे आंसर आएगा हव्यवाहनः अर्थात अग्नि। तो हेमंत काले हव्यवाहनः सुखावहम भवति। हेमंत काल में हव्यवाहनः अर्थात अग्नि जो है, अग्नि के पास में रहना सुखदायक होता है। द्वितीयः अस्ति कीदृशः दिवसः भवन्ति हेमन्ते। कीदृशः प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कीदृशः का अर्थ होता है किस प्रकार का। तो किस प्रकार का दिन होता है हेमंत ऋतु में। तो मृदु सूर्यः शनिहारः पटुशीता हिमच्छादितः च दिवसः भवन्ति हेमन्ते, ऐसा लिखना है। अर्थात मृदु सूर्यः बहुत तीक्ष्ण प्रकाश नहीं होता सूर्य का, थोड़ा छाया लिया होता है, उसको कहते हैं मृदु सूर्यः। शनिहारा ओस के साथ, पटुशीता बहुत अधिक ठंडी, हिमच्छादितः च और हिम से आच्छादित ऐसे दिन होते हैं हेमंत के। तृतीय प्रश्न अस्ति अस्मिन् ऋतौ शालयः काम अवस्थां प्रतिपद्यन्ते। इस ऋतु में शालयः धान की बालियां काम अवस्थां को प्रश्नवाचक पदम अस्ति। काम अवस्थां किस अवस्था को प्रतिपद्यन्ते प्राप्त करती हैं। तो काम अवस्था की जगह पे हम पूर्णतण्डुलैः अनम्रः कनक प्रभा युक्तः अवस्थां च। तो हमको पूरा आंसर हुआ कि अस्मिन् ऋतौ शालयः पूर्णतण्डुलैः आनम्रः कनक प्रभा युक्ता च अवस्थां प्रतिपद्यन्ते। अर्थात अस्मिन इस ऋतु में शालयः धान की बालियां जो है पूर्णतण्डुलैः आनम्रः पूर्ण तंडुलों से भर करके थोड़े से कठोर हो जाते हैं, यानी चावल भर जाते हैं ना, उसके अंदर दाना जो होता है पुष्ट हो जाता है, तो थोड़े से अनम्रः थोड़े से तने होते हैं, झुके हुए नहीं रहते हैं। कनक प्रभा युक्तः और कनक प्रभा से युक्त होते हैं, स्वर्ण आभा से युक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। अस्तु प्रथम प्रश्न अभवत्। द्वितीय प्रश्न पश्यामः किं लिखितम् अस्ति। द्वितीय प्रश्न अत्र अस्ति अधोलिखितान् वाक्यान् संस्कृत भाषया अनुवादं कृत। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे अनुवाद लिखा हुआ है, देखते हैं। पहला है इस ऋतु में संवत्सर शोभित होता है। तो अस्मिन् ऋतौ संवत्सरः शोभते, अर्थात इस ऋतु में संवत्सर शोभित होता है। द्वितीय अस्ति इस समय धूप अच्छी लगती है। अस्मिन् समये आतपः रोचते, इस समय आतप धूप अच्छा लगता है। आतप अर्थात धूप। तृतीय अस्ति हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है। हेमंते उत्तर दिशा मलिना दृश्यते। हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है, उदास दिखाई देती है। चतुर्थ अस्ति शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। तो शीत भयात् पक्षिणा जले न प्रविशन्ति। पंचम अस्ति इस समय वृक्ष सोए से दिखाई देते हैं। अस्मिन् समय वृक्षाः सुप्ताः दृश्यन्ते, इस समय वृक्ष जो हैं सोए हुए से दिखाई देते हैं। अस्तु प्रथम द्वितीय प्रश्न अभवत्। तृतीय प्रश्ने पंचः प्रश्नाः सन्ति। प्रथम श्लोक का अन्वय कीजिए, पहला है तो इसका अन्वय करते हैं। अन्वयः अस्ति, श्लोक है अयं सः कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इव भाति येन संवत्सरः शुभः। तो अन्वय है, अन्वय उसको कहते हैं जिससे संस्कृत में जो श्लोक लिखे रहते हैं छंद के माध्यम से, तो उसका हिंदी अर्थ जैसे हम शब्दशः करते हैं उसको ही हम अन्वय कहते हैं। तो प्रियम वद, हे प्रिय बोलने वाले अर्थात लक्ष्मण, यस्ते प्रिय जो तुमको प्रिय है, स्वयं काल वह यह काल, संप्राप्त आ गया है, ये न शुभ संवत्सर जिससे यह शुभ संवत्सर अर्थात शुभ वर्ष, अलंकृत इव सुशोभित के समान भांति प्रतीत होता है। यहाँ पे अर्थ भी लिखा है, अर्थात हे प्रियम वद लक्ष्मण जो तुमको प्रिय है वह काल आ गया है जिससे शुभ वर्ष शोभित जैसा लग रहा है। अस्तु नेक्स्ट प्रश्न अस्ति द्वितीय प्रश्न अस्ति चौथे श्लोक में उपमा को समझाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा श्लोक। दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है पश्यामः किं लिखितमस्ति। चौथे श्लोक में उपमा क्या दिया हुआ है उसका
तो चौथे श्लोक में जो भी श्लोक है वहाँ पे लिखा हुआ है कि हेमंत ऋतु में सूर्य हिमालय से दूर है, हिमों का आलय घर हिमालय बर्फ से ढका होने के कारण हिमालय नाम को चरितार्थ कर रहा है, अर्थात हिमालय अपने पूर्ण रूप में दिख रहा है। तो चौथे श्लोक में उपमा यही है कि हिमालय जो है अपने पूर्ण रूप में दिख रहा है हिम से आच्छादित होने के कारण। यद्यपि उसको हिमालय में तो हमेशा ही बर्फ रहते हैं, फिर भी हिम से आच्छादित होने के कारण हिमालय जो है अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है सूर्य के दूर रहने के कारण। अस्तु तृतीय प्रश्न अस्ति पश्यामः। इस वर्णन के आधार पर हेमंत का वर्णन कीजिए। तो इस वर्णन के आधार पे हेमंत ऋतु कैसी हो सकती है हमको कल्पना करना है, मतलब जो हेमंत वर्णनम चैप्टर है उसके द्वारा। देखते हैं क्या क्या लिखा है। हेमंत ऋतु में शुभ संवत्सर वर्ष, शुभ संवत्सर बोलते हैं वर्ष को, तो वर्ष सजे हुए के समान प्रतीत होते हैं। क्यों? चारों तरफ बर्फीली उस गिरकर प्रकृति को अकड़ा दी है। चारों तरफ बर्फीली उस गिरकर पृथ्वी के सारा चीज बर्फ में कोई भी चीज जम जाता है तो अकड़ जाता है ना, तो वैसे ही हर एक चीज पे बर्फ गिरने के कारण प्रकृति की हर एक चीज जो है वो अकड़ गई है। वातावरण में पश्चिम से वायु बहने के कारण बहुत अधिक शीतलता है। पछुआ बह रहा है पश्चिम की ओर, हिमालय पर्वत है और ये कर्क रेखा उसी की ओर से गुजरती है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होते हैं, इसलिए हवा बह रही है। पानी या किसी भी चीज़ के छूने से का मन नहीं करता है। पूर्णिमा की चांदनी सुशोभित नहीं हो रही है। सूर्य की दक्षिण दिशा में होने के कारण उत्तर दिशा तनिक तिलक विहीन स्त्री के समान लग रही है। ओष्ठ व कोहरे के अंधकार से घिरे होने के कारण वन पुष्प रहित हो गया है, जिसके कारण वनराज बोलता है वन को ही, आज जंगल को सोया सोया सूना सा लग रहा है। इस तरह से हेमंत ऋतु अपने हेम अर्थात बर्फ के नाम को चरितार्थ कर रहा है। चारों तरफ बारिश करते हुए हेम बर्फ की बारिश करके अपने हेमंत ऋतु जो है अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। अस्तु चतुर्था आसीत् अष्टम श्लोकस्य अर्थ बताना है। तो यहाँ पे लिखा है श्लोक ज्योतिष्णा तुषार मरीना पूर्णमास्याम न राजते सीतैव च आतपा श्यामा लक्ष्यते न तो शोभते, अर्थात कोहरे उससे मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता की भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं हो रही है। यही कहने का मतलब है कि ज्योतिष्णा चांदनी जो है तुषार मलिना उसके गिरने के कारण मलिन सी हो गई है। पूर्णमास्याम न राजते, पूर्णिमा में हमेशा चांद पूरे खिले होते हैं और चांदनी बहुत ही सुंदर सी दिखती है। तो पूर्णिमा उसके गिरने के कारण पूर्णिमा तो आती है परंतु चांदनी जो है वो तुषार से यानी ओजो से मलिन सी दिखती है, धुंधली सी दिखती है। सीतैव च आतपा श्यामा लक्ष्यते, जिस प्रकार से देवी सीता धूप में रहने के कारण सांवली सी हो गई हैं, न तो शोभते और सुंदर सी नहीं दिखती हैं, ठीक वैसे ही ज्योतिष्णा भी है वो सुंदर उतनी नहीं दिख रही है। भाव यही है। अस्तु आठवें श्लोक का अर्थ लिखिए, यही था ना, इसको हमने बता दिया। पांचवा है कवि ने शाली धान के लिए कौन कौन से विशेषण दिए हैं। तो कवि ने पांचवा का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, अत्रस्ति खलु। कवि ने शाली धान का विशेषण थोड़ी सी झुकी हुई खजूर के फूलों तथा पूर्ण चावल से भरी हुई आभा युक्त धान की बालियों से किया है। खजूर बालियां और खजूर के जो फूल हैं और धान की बालियां दोनों अपने पौधे के पेड़ के शीर्ष पर होते हैं, शीर्ष अर्थात ऊपर सबसे ऊपरी भाग पे होते हैं और लदे हुए से रहते हैं, तो इसीलिए उनको दोनों की उपमा दी गई है और विशेषण और विशेषण के साथ बात की गई, यहाँ पे लिखा गया है और आभा से युक्त है, यही चीज कह रहा है। अस्तु तृतीय प्रश्नस्य अपि सर्वे प्रश्नाः अभवन्, अत्र अस्ति 1 2 3 सर्वे प्रश्नाः भवन्, भवन्तः द्वित्रिवारं पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासमपि कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं 13 पाठः यात्रामङ्गलं प्रति इति पाठयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थम् अवगच्छन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।